नमस्कार दोस्तों, डिवाइन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खेल और योगा की इस सीरीज में हमने अभी तक 3 लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने खेलों का प्रशासन में महत्व को समझा, इस सिलेबस को कैसे तैयार करें ये समझा। दूसरे लेक्चर में हमने स्पोर्ट्स एंड योगा का सिलेबस डिस्कस किया और थर्ड लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आप अपने मेंस में अपने आंसर को उसका फॉर्मेट बना सकें, आंसर कैसे लिखना है ये सीख सकें। इसी कड़ी में आज हम एक और लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं, वो है भारत में खेलों की नीतियां, और ये इस सीरीज का चौथा लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप डिवाइन एकेडमी से निरंतर जुड़े रहिए, आपको इसी लेवल की क्वालिटी डिवाइन एकेडमी के हर लेक्चर में मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की खेल नीतियां मीन्स भारत में खेलों को नीतिगत ढांचा कब मिला। ऐसा नहीं है कि भारत आजाद होते ही हमारे पास खेलों की नीतियां बनाने के लिए कोई ऐसा था, ये बहुत लेट किया हमने। हालांकि आजादी के जस्ट बाद 1951 में हमने एशियाड का आयोजन जरूर किया था, क्योंकि उसको जवाहरलाल नेहरू जी खुद लीड कर रहे थे। ठीक है, एशियाड का कॉन्सेप्ट उनका खुद का था, इसलिए हमने एशियन गेम्स का आयोजन किया। लेकिन नीतिगत ढांचा बनाने में हमें बहुत टाइम लगा, और ये टाइम चला गया 1982, जब हमने दूसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन किया भारत में, नई दिल्ली में। उस समय ये सोचा गया कि जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल कौन करेगा, कैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखा जाएगा, कैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो इसके लिए एक संगठन का गठन किया गया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसी के साथ ही भारत के खेलों को पहला नीतिगत ढांचा मिला, जो भारत की पहली खेल नीति कहलाती है 1984। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे आज, नीतियां क्या, कौन कौन सी नीतियां भारत में खेलों को लेकर है। उससे पहले हम थोड़ा सा खेलों को लेकर भारत में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज दोस्तों ये है कि खेल जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, खेल क्या है, राज्य सूची का विषय, ये याद रखें आप। ठीक है, खेल राज्य सूची का विषय है, ये सबसे जो जरूरी चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। अब भारत में खेलों को लेके दो तरह से हम चीजें पढ़ सकते हैं कि एक तो नीतिगत ढांचा है और दूसरा है प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, तो नीतिगत ढांचा, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, आपके आंसर के स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होने चाहिए। जब तक आप स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं देंगे ना, तो मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए आप स्ट्रक्चर्ड आंसर देना सीखें, इसीलिए हमने अपना फॉर्मेट रखा भी ऐसे ही है। तो देखिए, पहला है नीतिगत ढांचा। भारत में अभी तक 2 खेल नीतियां हैं। पहली खेल नीति आई 1984 में, जिसे कहा गया राष्ट्रीय खेल नीति 1984। उसके बाद बहुत समय निकल गया, 2001 में फिर भारत की नई खेल नीति आई, जिसे कहा गया राष्ट्रीय खेल नीति 2001। ये वर्तमान की खेल नीति भी है। अभी कुछ साल पहले भारत सरकार ने यह सोचा कि क्या हमें नीति में परिवर्तन करने की जरूरत है, तो भारत की एक विशेषज्ञ कमेटी ने रिकमेंड किया कि नहीं, ये सफिशिएंट है, इसमें जो प्रोविजन किए गए हैं वो भारत की खेल की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो इसे ही बनाए रखा जाए। इसी 2001 की खेल नीति का एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, एक व्यापक, एक विस्तृत दस्तावेज जो है 2007 में जारी किया गया, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उसको 2001 की नीति का हिस्सा ही मानना है, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो भारत में जो खेल नीतियां हैं, एक तो आपकी राष्ट्रीय खेल नीति 1984 हो गई, जो कि भारत की पहली खेल नीति है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल नीति 2001 हो गई, भारत की वर्तमान खेल नीति। ठीक है, उसके बाद हमें व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति 2007, जो कि 2001 का ही हिस्सा है, उसे हमें पढ़ना है। ठीक है, अब जहां तक प्रशासनिक ढांचे की बात है, तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी संस्था जो खेलों का नियंत्रण करती है, खेलों के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करती है, खेलों को प्रोत्साहन देती है, उसका नाम है भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, जिसे हम साई के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर शब्द है, साई। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपको पढ़ना है। ये तो डायरेक्ट आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि आपको भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद डायरेक्ट पढ़ना है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से तो क्वेश्चन भी आया था, और हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस मिले। ठीक है, इसके अलावा भारत के प्रशासनिक ढांचे में विभिन्न राष्ट्रीय खेल संगठन है।
जैसे रेसलिंग फेडरेशन, जैसे टेबल टेनिस फेडरेशन, या जितने भी खेल हैं उनसे रिलेटेड उनके अलग अलग फेडरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी भारत के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा है। ठीक है। इसके अलावा चूंकि खेल मंत्रालय के तहत ही युवाओं को लेकर युवा विभाग भी होता है, क्योंकि खेलों में जो उसका मुख्य हिस्सा होता है वो तो युवा ही है। तो युवाओं से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी इसी प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा है, जैसे नेहरू युवा केंद्र, जैसे राष्ट्रीय युवा कोर। ये सब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। आप ये ना सोचें कि ये तो एक एक जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अभी बैकग्राउंड बना रहे हैं, जल्दी ही हम हर एक चीज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एनएसएस भी इसी का हिस्सा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा संस्थान नई दिल्ली भी इसी का हिस्सा है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है। तो भारत में अभी तक एक ही राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, वो है इम्फाल मणिपुर में, और 2018 में ये बना था। ठीक है। इस पे शॉर्ट नोट लिखना भी आ सकता है और आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर इसी प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा। ठीक है। ये वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके से सर्टिफाइड है, उससे समर्थित है, जो भारत में खेलों में जो ड्रग्स एब्यूज होता है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इस तरह की चीजों को मॉनिटर करती है। तो ये नाडा भी भारत के खेलों के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा है। अब नाडा को अपना काम करने के लिए कोई लेबोरेटरी चाहिए, तो जो एनडीटीएल है, नेशनल डोप टेस्टिंग लैब, नई दिल्ली में है, ये नाडा के तहत है और भारत सरकार से समर्थित है। ठीक है। इसके अलावा भारत में दो बड़े संस्थान हैं खेलों को लेके। दोनों संस्थान साई के अंतर्गत ही काम करते हैं, लेकिन प्रशासनिक ढांचे में मैं आपको बता देता हूं। एक है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है। ये ग्वालियर में है, क्योंकि ये पहले मध्य प्रदेश सरकार का ही एक संस्थान होता था, बाद में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बन गया, ग्वालियर में है, ये ध्यान रखें आप। एक लक्ष्मीबाई संस्थान के बारे में केरला में भी आएगा, तो आप उसे एक बार अलग रखना, आपको अभी यही याद रखना है। ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक। दूसरा संस्थान है राष्ट्रीय स्तर का नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला। अब यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा पूरा नाम नहीं इस्तेमाल किया है गवर्नमेंट, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। तो ये आप ध्यान रखना, ये खेलों का प्रशासनिक ढांचा है भारत में। ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब भारत में खेलों का विकास कैसे हुआ, ठीक है, इस पे भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। सर्वप्रथम भारत में 1982 में खेल विभाग बना। अब देखिए, कहां तो हम 1947 में आजाद हुए, सब डिसीजन हमें लेने थे, लेकिन उसके बाद इतना समय लगा इसको एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में। तो खेल विभाग सबसे पहले बना 1982 में, आप ये ध्यान रखना। ठीक है। दूसरी चीज है कि फिर 1985 में इसका नाम बदल दिया गया, क्योंकि ये बहुत व्यापक हो गया था, तो इसका नाम रखा गया युवा मामले एवं खेल विभाग। ये कब हुआ? 1985 में। ठीक। फिर 2000 में इस विभाग को मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया, मंत्रालय बना दिया गया। देखिए 2000 से पहले तो मंत्रालय भी नहीं था खेल का, है ना। तो 2000 में खेल को एक स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया गया और उसका नाम रखा गया युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। ठीक है। अभी भी यही है। जब आप इस तरह की चीजें पढ़ेंगे तो इसके वर्तमान मंत्री कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चंस है, आप देखना कौन है। इवन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें उस मंत्री का पार्लियामेंट्री जो क्षेत्र है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वो कहां से आते हैं, किस स्टेट से हैं, ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके लिए। ठीक है। फिर 2008 में इस मंत्रालय को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से दो भाग? जब वर्डन ज्यादा हुआ, जब काम ज्यादा हो गया, तो दो भाग बना दिए गए, एक युवा मामले का विभाग और एक खेल विभाग। और हमें खेल विभाग पे फोकस करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे कोर्स में तो खेल ही है, लेकिन फिर भी मैं युवाओं से संबंधित कुछ चीजें आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। अब खेल मंत्रालय के अनुसार युवा कौन है, तो स्पेसिफिकली
खेल मंत्रालय ने युवाओं की एक डेफिनेशन दे रखी है, वो मैंने यहाँ लिखवा दी है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 15 से 35 वर्ष के बीच हो, वो युवा है। ठीक है ना। देश की जनसंख्या का सबसे ज्यादा ऊर्जावान और गतिशील जो हिस्सा है वो युवा होता है, और वर्तमान में भारत में ये लगभग 40% है। ठीक है ना। ये ये लिख ही दिया है मैंने कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है। सांसद हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर क्षेत्र से। तो अब याद रख लेना, ये जानकारियां अच्छी होती है। इवन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष जैसे कृष्णा पूनिया जी हैं, तो आप उनका भी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है वो याद रखिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अब खेल नीतियों पे बात करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। तो दो खेल नीतियां हैं जो कि पहले मैंने आपको बता दिया है। प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति 1984 और वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति 2001, और इसी का हिस्सा है खेल नीति पर विस्तृत दस्तावेज 2007। ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो अब अपन बात करते हैं राष्ट्रीय खेल नीति 1984 पे। भारत की प्रथम खेल नीति है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बार बार हम जिक्र कर चुके हैं। तो कोई पूछे कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति कब आई, तो 1984। ठीक है ना। बिल्कुल, राष्ट्रीय खेल नीति 1986 जब आई, उससे जस्ट 2 साल पहले भारत की खेल नीति बनी। और स्कूल का सिलेबस था, कॉलेजेस के जो सिलेबस थे, उसका भी हिस्सा खेलों को बनाया गया। ठीक है, उसी दौरान इसे 1992 में जारी किया गया। ठीक है। अब ये राष्ट्रीय खेल नीति की प्रेरणा हमें कहां से मिली, क्या मोटिवेशन था कि भारत में राष्ट्रीय खेल नीति बनाई जानी चाहिए? तो इसके लिए क्या था कि 1982 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया, जिन्हें हम थोड़ा पॉपुलर लैंग्वेज में एशियाड भी बोलते हैं। भारत ने जिस भी अंतरराष्ट्रीय या रीजनल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है ना, तो वो कौन से नंबर का आयोजन था, आप जरूर याद रखें। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है प्रीलिम्स में, तो आपके काम आएगा। तो 9th नंबर के जो एशियाई गेम थे 1982, वो भारत में हुए। पहले एशियाई गेम भी भारत में 1951 में, और 9वें नंबर के भी भारत में 1982। ठीक है ना। और कॉमनवेल्थ जो 2010 में, वो कौन से नंबर के थे आप देखना। ठीक है ना। 1982 के एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इससे प्रेरित होकर भारत सरकार ने अनेक खेल अवसंरचनाओं का निर्माण किया। इसके रख रखाव व संचालन हेतु साई का गठन किया गया 1984 में। यह भी आप याद रखना, साई का गठन कब किया गया? 1984। ठीक है। खेलों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्णय लिया गया। उससे पहले भारत में खेलों को लेकर कोई नीतिगत ढांचा नहीं था। ठीक है। अब इस नीति के उद्देश्य क्या रखे? देखिए, उद्देश्य ये रखे गए कि चूंकि हमारे पास अभी संसाधनों की कमी है, और जब संसाधनों की कमी होती है ना, तो प्राथमिकता आधारित काम किए जाते हैं कि ये कर लेते हैं, बाकी धीरे धीरे करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारी उस समय की किसी भी पॉलिसीज में ये देखा गया, तो खेलों में भी देखा जाएगा। ठीक है। तो प्राथमिकता के आधार पर खेलों का विकास करने का निर्णय लिया गया। ऐसा नहीं कि कोई भी खेल का विकास करेंगे, प्राथमिकता आधारित, जिनमें हम अच्छे थे उन्हीं खेलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। दूसरा था कि खेल आधार बढ़ाना। अब ये शब्द आप सोच रहे होंगे कि खेल आधार क्या होता है। तो देखो बच्चों, खेल आधार का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खेलों का हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोग खेलों में पार्ट लें, उसमें भाग लें। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ज्यादा लोग लेंगे तो खेल आधार बड़ा हो जाएगा, और कम लोग भाग लेंगे तो फिर वो उतना बड़ा काम नहीं होता है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि भारत में खेल संस्कृति का विकास होना चाहिए, तो कैसे होगा? वो होगा खेल आधार बढ़ने से। देखो, अभी राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए। आपको पता है इसमें 30 लाख लोगों ने भाग लिया, और उनकी उम्र की कोई सीमा नहीं थी। तो उसमें बड़े बुजुर्ग बच्चे सब भाग ले रहे थे। ठीक है। और ये इतना सद्भाव वाला खेल सिद्ध हुआ कि वर्षों से जो लोग बात भी नहीं करते थे, एक दूसरे से नाराज रहते थे, वो भी इसके दौरान मिले और गले लग के फूट फूट के रोके, अपने रिश्तों को याद किया उन्होंने। तो ये इसका फायदा भी है खेलों का। ठीक है। दूसरा, खेल के नीतिगत ढांचे को मजबूत करना। वो तो नीति बन गई, तो नीतिगत ढांचा तो प्रारंभ हो गया।
ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य रहा। खेलों के लिए संगठित व व्यवस्थित रूपरेखा, जब नीति बन गई है तो अब सब व्यवस्थित होगा। नीति बनती है, मंत्रालय बन गया, उसके बाद तो बजटरी प्रोविजंस भी हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेल नीति 1984, यदि सिर्फ खेल नीति 1984 पे 5 नंबर में या 2 नंबर में आए तो ये 4 बातें आप लिख सकते हो, जो कि इस समग्रता में मैंने उठा लिया है, इसको आप देख लेना। पहली चीज तो खेल आधार को विस्तृत करना, जो कि मैंने उद्देश्य में आपको बताया ही था, ये याद रखना। खेल आधार बढ़ाना 2001 की नीति का भी लक्ष्य है। बहुत सारी चीजें 1984 वाली रिपीट हो जाएंगी 2001 की नीति में भी, तो याद करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको कितना रखना, 5-7 पॉइंट तो याद रखने, तो मेन वही प्राथमिकता वाली बात है। जब सिर्फ बहुत सारे पॉइंट्स में से कुछ ही पॉइंट्स आपको सिलेक्ट करने हो तो ऐसे सिलेक्ट कीजिए जो सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये सबसे अच्छे वाले ही हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। दूसरा, खेल संस्कृति का विकास करना, ये भी मैं बार बार आपको बताता हूं। शब्दावली याद रखिए, बस ये शब्दावली का ही खेल है। ठीक है, आरएस मेंस में यदि आपके कीवर्ड्स बढ़िया है, आपके प्रॉपर कीवर्ड्स है, तो आपको सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, दूसरी चीज है खेल प्रबंधन हेतु खेल संस्थाओं की स्थापना। डेफिनेटली नीतिगत ढांचा आया है तो इसके साथ बहुत सारी संस्थाएं भी आएंगी। ठीक है, और एक है खेलों के मानकों के स्तर को सुधारना। देखिए, खेलों के मानकों के स्तर को सुधारने के पीछे एक ही मकसद होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य मानक है ना, उनको हम अपनाएं। खेलों के उन्हीं नियमों का पालन करें जो बहुसंख्यक देश इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इसमें रखा गया। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु 2000 आपका 1984 की नीति के क्या थे, वो अब देख लेते हैं। पहला था कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्राथमिकता देना। ग्रामीण क्षेत्रों पे तो हमारी दोनों खेल नीतियां फोकस करती है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, खेलों खेलों व शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बताया ही था। तो खेलों को जब आप स्कूल में होते थे तो शारीरिक शिक्षा का एक होता था ना, खेलों के लिए एक अलग से पीरियड रखा जाता था, इसका मकसद यही था, है ना, बच्चों को खेलों के लिए तैयार करना। यदि भारत को खेलों में आगे बढ़ना है तो कहाँ फोकस करना चाहिए, या तो कॉलेज में या स्कूल्स में। तो ये दोनों नीतियां जो है हमारी फोकस करती है इस बात पे। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना, बहुत सामान्य सा ये तो है ही, है ना। डेफिनेटली हम कैसे पता लगाएं कि हम खेलों में बहुत आगे हैं, तो हमारी जो अचीवमेंट है ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, वही तो बताएंगी। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना। अरे आजकल तो सरकार कस्टमाइज प्रोग्राम दे रही है खिलाड़ियों को कि आप बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो जैसे ही उसने कहा सर मुझे ऐसे चाहिए, इस तरह का चाहिए, तो उन्हें मिलता है। इवन वो ये कह दे कि मुझे ये इंटरनेशनल कोच चाहिए, तो वो भी मिलता है। तो आजकल तो कस्टमाइज जो प्रोग्राम उनके डिजाइन किए जा रहे हैं। तो खेलों में भारत बहुत आगे बढ़ेगा, ये उम्मीद जताई जा सकती है। दूसरा, खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। देखिए, नीति में ही लिखा गया है, सही बात है, आहार अच्छा नहीं मिलेगा तो कैसे खिलाड़ी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो पौष्टिक आहार पे बहुत ध्यान रखा जाएगा, ये नीति में बताया गया है। इसके अलावा खेल उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी बताया। डेफिनेटली खेलों के लिए जो सामग्री है वो खेल उद्योग ही तैयार करेंगे, तो खेल उद्योगों का भी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, खेलों में अनुसंधान और विकास, ये सामान्य सी बातें हैं। तो ये राष्ट्रीय खेल नीति 1984 की मुख्य बातें हैं, जो बहुत आसान है याद करना। आप एक बार ऐसे देख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। और इसी नीति की बहुत सारी बातें 2001 की नीति में भी यूं ही एज इट इज समाहित हो जाएगी। ठीक है, अब खेल नीतियों में अगला पॉइंट है राष्ट्रीय खेल नीति 2001, जो भारत की वर्तमान खेल नीति भी है। ठीक है, तो इसके मुख्य पॉइंट क्या है, देखो, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का मकसद यही था कि 1984 की जो नीति थी ना, उसकी कमियों को दूर किया जाए। एक तो कौन से सेक्टर थे जो रह गए थे, तो और वैसे भी एक नयापन तो आना ही चाहिए, है ना। समय के साथ परिवर्तन अपेक्षित होते हैं, तो चेंजेस तो आएंगे ही। तो उन सबको सुधार करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए नई नीति को लाया गया। उसके स्पेसिफिक कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मैंने कीवर्ड्स के रूप में इसमें डाले हैं, आप याद रख लेना। जैसे पहला है
खेलों को बढ़ावा देना। अब खेलों को लेके है तो खेलों को ही बढ़ावा देंगे। खेल संस्कृति विकसित करना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, देश में खेल आधार बढ़ाना। ये सारी बातें वो हम जो कर चुके हैं वही बातें हैं। तो ये देखिए कॉमन है, आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका हर तरह का आंसर जो नीतियों से रिलेटेड होगा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस नीति का एक व्यापक दस्तावेज 2007 में भी जारी किया गया, वो अपन आगे देखेंगे उसमें क्या पॉइंट्स सम्मिलित किए गए। बहुत अच्छे पॉइंट्स थे 2007 में जो डिटेल डॉक्यूमेंट आया ना, तो उसमें ये पहली बार भारत सरकार ने बताया कि खेल कैसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकते हैं। तो अभी बात करेंगे उस पर। ठीक है, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के मुख्य बिंदु, देश में खेलों के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, जैसे खेल मैदान, जैसे खेल छात्रावास, जैसे दर्शक बैठक व्यवस्था। एक योजना है भारत सरकार की पाइका योजना, आजकल तो उसकी जगह उसको उन योजनाओं को मिला के एक नई योजना बना दी गई है। जब हम योजनाएं पढ़ेंगे खेलों को लेकर तब मैं वो बताऊंगा। तो जो पाइका योजना है ना, उसका मकसद ही यही है कि खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा शहरों में और गांव में। ठीक है, तो अवसंरचना का निर्माण। ठीक है, खेल आधार बढ़ाना यानी समावेशी भागीदारी, महिला भी भाग ले, पुरुष भी भाग ले, बच्चे भी खेलें, बड़े बुजुर्ग भी खेलें, आदिवासी भी खेलें। ठीक है, जो कोई भी है वो सारे लोग खेलों में भाग लें, उसी से तो खेल आधार बढ़ेगा। अभी अब महिलाओं की उपलब्धियां देखिए खेलों में, हर बार हमारे जो मेडल्स हैं उसमें महिलाओं की उपलब्धियां देखिए आप, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है भारत की महिला खिलाड़ियों का। खेलों के उत्थान हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी, ये पहली बार बताया गया, ये 1984 की नीति में नहीं था। तो निजी क्षेत्र के बिना तो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना, जैसे निजी क्षेत्र की भागीदारी उद्योगों में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एनजीओ की भागीदारी। अभी राजीव गांधी खेल, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हुए, उसमें एनजीओज की भागीदारी को हमने नोटिस किया किस तरह से जरूरी है ये सारी चीजें। खेल स्कूल में, गांव के स्कूलों में या शहरों के स्कूलों में एनजीओज खेलों को एनकरेज करते हैं, तो ये सारी सब मिलके ही तो आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये नीतियों के तहत ये बातें कह दी गई थी। अगला पॉइंट है वित्तीय संसाधनों को सुनिश्चित करना। बिना वित्त के तो खेलों को प्रोत्साहन दिया ही नहीं जा सकता। आप ये जरूर देखना कि नीतियों को परिलक्षित होने में, क्रियान्वयन होने में जो सरकार कार्यक्रम लेके आती है ना, उनका एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ बताया है कि वित्तीय संसाधनों का प्रावधान, जैसे राष्ट्रीय खेल छात्रवृत्ति स्कीम सरकार लेके आई है, तो ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए ही तो है। ठीक है ना, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक पूर्ति कर, ये सवाल पूछा था, यहीं से आया था ये सवाल 2021 के आरएएस मेंस में। ठीक है ना, कि वैज्ञानिक पूर्ति कर पर टिप्पणी लिखना था। तो वैज्ञानिक असेसमेंट, ये मैंने आपको वहां पर भी बता दिया था कि अब खिलाड़ियों को साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, साइंटिफिक तरीके से उनका असेसमेंट किया जाएगा, इवन साइंटिफिक तरीके से उनका रिहेबिलिटेशन जो है, वापस ग्राउंड पे आना, पुनर्वास जिसे कहते हैं, वो भी सम्मिलित है इसमें। खेलों के प्रति जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाना, खेल संस्कृति। पहले क्या था कि बेटा खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अब नहीं रहा। पेरेंट्स खुद कहते हैं बच्चों को कि नहीं बच्चा, तुम्हें यदि ये करना है तो तुम ये कर लो, तुम्हें इस खेल में आगे बढ़ना है तो तुम बढ़ लो। ठीक है ना, तो ये कैसे हुआ है, धीरे धीरे और ज्यादा परिवर्तन आएगा। जो बच्चा जिस खेल में जाना चाहेगा, पेरेंट्स उसे उतना ही प्रोत्साहन देना शुरू कर देंगे। ये जागरूकता से संभव होता है। ठीक है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। ओलंपिक मेडल जीत के आइए, 2 करोड़ 3 करोड़ है। राजस्थान सरकार का भी एक है कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा उसे इतना मिलेगा, सिल्वर मेडल को इतना, ब्रॉन्ज को इतना। तो ये जो मौद्रिक मोटिवेशन है ना, मौद्रिक प्रेरणा जो है, ये बहुत मायने रखती है। ये भी राज्य सरकारें भी और भारत सरकार और बहुत सारे संगठन भी इसको करते हैं। तो ये नीति में लिखा गया था, पहली बार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रोविजन 2001 की खेल नीति में किया गया। याद रखना, ये 1984 में नहीं था। ठीक है, अब देखिए खेलों के समावेशी विकास को लेके खेलों में आदिवासियों, पिछड़ी जातियों, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, ये 2001 की खेल नीति में शामिल किया गया। युवा खेल प्रतिभाओं की खोज करना, जैसे खेलो इंडिया अभियान वर्तमान में चल रहा है, वो क्या है
युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान ही तो कर रहे हैं हम उसमें, ठीक है। स्कूल, कॉलेजेज खेल में खेलों खेलों को सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा बनाना, ठीक है ना, ये चलता ही है खेलों में, तो स्कूल भी खूब प्रोत्साहन देते हैं खेलों को, ये भी नीति का हिस्सा था। एनजीओ की सहायता प्राप्त करना, मैंने बताया ही आपको एग्जाम्पल के साथ कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में किस तरह से विभिन्न संगठनों ने सरकार की सहायता की, ठीक है। खिलाड़ियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, ये बड़ा मायने रखता है भाई, रोजगार। घर वालों को भी यही एतराज होता है कि इससे रोजगार थोड़ी मिलेगा। अब सरकार ने रिजर्वेशन भी देना शुरू कर दिया है खिलाड़ियों के लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो 5% रिजर्वेशन है खिलाड़ियों को लेके, ठीक है। इस तरह से राजस्थान सरकार 2% रिजर्वेशन देती है खिलाड़ियों को। अलग अलग भारत सरकार के भी विभिन्न तरह की जो एजेंसीज है वो भी रिजर्वेशन देती हैं। या बड़े जो मेडल जीत के आते हैं उनको डायरेक्ट डीवाईएसपी बनाया जा रहा है, कहीं अलग रेलवे भी उनको ऐसे मौके देता है कि आप हमारे यहाँ नौकरी करिए। तो ये जो रोजगार देने की जो व्यवस्था है वो 2001 की नीति का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि ये तो बहुत जेन्युइन चीज है। यदि रोजगार नहीं मिलेगा, अब इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी और उसे कोच बनने तक का मौका नहीं मिला, कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट पे कोच बना हुआ है, तो ये थोड़ी होता है ना, उसे कम से कम परमानेंट सर्विस तो मिलनी चाहिए। तो ये रोजगार की व्यवस्था करना 2001 की नीति में शामिल किया गया। खेल उद्योग जो 1984 में भी थे। खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, ये 2001 की खेल नीति में लिखा गया, लेकिन परिलक्षित हुआ 2018 में, क्योंकि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में स्थापित हो चुका है 2018 में। और भी खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि नीति में किसी एक विश्वविद्यालय के लिए नहीं लिखा गया है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की गई है। राजस्थान में भी खेल विश्वविद्यालय है, झुंझुनू में, ठीक है। खेलों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना, है ना, स्थानीय खेलों को प्रोत्साहन देना, क्योंकि जो लोग उम्र दराज हैं वो तो स्थानीय खेल ही खेलेंगे, है ना। और खेल वैसे शारीरिक और मानसिक रूप से भी तो हमें फायदा पहुंचाते हैं, तो स्थानीय खेलों को भी प्रोत्साहन देना इस नीति का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए 2007 में क्या क्या सम्मिलित किया गया। पहली चीज ये समझी गई कि अंतरराष्ट्रीय शांति और भाईचारे के लिए खेलों के महत्व को समझना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और उसी दौरान टोक्यो ओलंपिक हुए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रसिया को एज ए कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करने से रोका। लेकिन उसमें यह लॉजिक भी है कि रसिया यदि युद्ध कर रहा है तो वहां के खिलाड़ियों की इसमें क्या गलती है, या यूक्रेन के खिलाड़ियों की इसमें क्या गलती है, कोई गलती नहीं है ना। तो ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, उन्होंने ये कहा कि रसिया एज ए रशियन ओलंपिक कमेटी के रूप में टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखिए रोका तो नहीं गया ना, कि युद्ध चल रहा है तो खेल तो नहीं रुके, खेल हुए। तो इसी चीज को भारत भी समझता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और भाईचारे का प्रतीक है खेल, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है ना। जो हार्ड डिप्लोमेसी होती है जिसमें हम मिलिट्री उनकी बात करते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी में हम अपने सांस्कृतिक और इस तरह खेलों को सम्मिलित करते हैं, तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है खेल। आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन में भी कहीं मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। सामुदायिक विकास करना, ये 2007 में कहा गया, और उसमें लिखा कि खेल एक जीवन पद्धति के रूप में शामिल होना चाहिए लोगों के जीवन में। ऐसा नहीं कि खेल सिर्फ ऐसे ही खेला जा रहा है, उन्हें ये आवश्यकता होनी चाहिए कि खेल तो मुझे खेलना ही है, ठीक है। तो समुदाय का विकास उससे संभव होगा, क्योंकि लोग आपस में जुड़ेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, साथ रहेंगे, तो भाईचारा तो बढ़ेगा ही ना, समाज में समरसता का निर्माण होता है, ठीक है। समग्र व्यक्तित्व विकास भी होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले लेक्चर में ही। देखिए अनुशासन, नेतृत्व, सहयोग, टीम भावना जैसे गुण कहां से आते हैं? खेलों से। ये भारत की खेल नीति का जो डिटेल डॉक्यूमेंट है ये कहता है इन बातों को, ठीक है। इसके अलावा युवाओं का विकास होगा, युवा विकास करेंगे तो देश को उत्तम नागरिक मिलेंगे, और उत्तम नागरिक मिलेंगे तो देश चहुमुखी ग्रोथ करेगा। तो ये सारी चीजें खेल नीतियों को लेके थी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा खेल नीतियों पर। थैंक यू।